हमारा ग्रह पृथ्वी अपने लंबे इतिहास में असाधारण जीवों का घर रहा है। डायनासोर, मैग्निफिसेंट जायंट्स लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते थे। ये जीव दुनिया भर के वातावरण में पनपे, हर कॉन्टिनेंट पर अपनी छाप छोड़ते हुए। लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं था। कुछ भयानक हुआ, कुछ ऐसा जिसने इन अविश्वसनीय प्राणियों का सफाया कर दिया और पृथ्वी पर जीवन की गति बदल दी। डायनासोर का विलुप्त होना एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज भी मोहित करता है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है। इतने प्रभावशाली जीवों के गायब होने का कारण क्या हो सकता है? थ्योरीज अबाउंड। हर एक इस प्राचीन पहेली के लिए एक संभावित व्याख्या प्रदान करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने विनाशकारी घटनाओं की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। अन्य लोग एटमॉस्फेयर में राख और जहरीली गैसों को उगलते हुए तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि को इसका अपराधी मानते हैं। सच्चाई कई प्राचीन रहस्यों की तरह कई कारकों के मेल में हो सकती है। एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने एक युग का अंत कर दिया। डायनासोर का गायब होना दुखद होते हुए भी पृथ्वी के इतिहास में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया। इस एक्सटिंक्शन इवेंट की राख से ही जानवरों का एक नया समूह प्रमुखता से उभरा। डायनासोर की छाया में छोटे फरी जीव पहले से ही अपनी पहचान बना रहे थे। स्तनधारी अपने रेप्टिलियन काउंटरपार्ट से कम भव्य होने के बावजूद एक रेजिलियंस रखते थे जो जीवित रहने के लिए आवश्यक साबित होगा। वे एडेप्टेबल थे, विभिन्न हैबिटेट्स में रहने और विभिन्न खाद्य स्रोतों का दोहन करने में सक्षम थे। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों ने खुद को एक अनोखे अवसर के साथ पाया, एक ऐसी दुनिया में विकसित होने और डाइवर्सिफाई करने का मौका जो अचानक अपने पिछले शासकों से रहित हो गई थी। और वे विकसित हुए फॉर्म्स की एक चकाचौंध भरी अरे में ब्रांचिंग आउट करते हुए। लाखों वर्षों में इन शुरुआती स्तनधारियों ने उस अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया जो हम आज जानवरों के साम्राज्य में देखते हैं। महासागरों से लेकर आसमान तक जीवन ने फलने फूलने के नए तरीके खोजे और इन इवॉल्विंग लिनेजेस के बीच होमिनिड्स के रूप में जाने जाने वाले प्राइमेट्स के एक समूह ने अपनी असाधारण यात्रा शुरू की। एक यात्रा जो अंततः हमें होमो सेपियंस तक ले जाएगी। हमारे ग्रह की कहानी निरंतर परिवर्तन, विलुप्ति और नवीनीकरण, अनुकूलन और विकास की है। डायनासोर का विलुप्त होना हालांकि एक नाटकीय घटना थी, इस चल रही गाथा का सिर्फ एक अध्याय था। एक ऐसा अध्याय जिसने अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के उभरने के लिए मंच तैयार किया। डायनासोर के विलुप्त होने की व्याख्या करने वाले सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट हाइपोथेसिस है। इस थ्योरी का सुझाव है कि मेक्सिको में युकाटान पेनिनसुला के पास लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इस इंपैक्ट ने अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा रिलीज की होगी, जो एक साथ डेटोनेटिंग होने वाले अरबों परमाणु बमों के बराबर है। इस तरह के इंपैक्ट के इमीडिएट इफेक्ट्स विनाशकारी रहे होंगे। एक विशाल शॉकवेव की कल्पना कीजिए जो बाहर की ओर रेडिएटिंग हो रही है, जिससे अकल्पनीय पैमाने के भूकंप और सुनामी आ रही है। तटीय क्षेत्र पानी की विशाल दीवारों से भर गए होंगे, जिससे महाद्वीपों का आकार बदल गया होगा। लेकिन तबाही यही नहीं रुकेगी। इस इंपैक्ट ने अरबों टन पिघली हुई चट्टान और धूल को एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर दिया होगा, जिससे ग्रह एकदम घुटने वाले कफन में घिर गया होगा। इस मलबे ने सूर्य को ब्लॉक कर दिया होगा, जिससे पृथ्वी परपेचुअल डार्कनेस की स्थिति में चली गई होगी। सूर्य के प्रकाश की कमी का पौधों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा होगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित हुआ होगा और पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो गए होंगे। जीविका के लिए पौधों पर निर्भर शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए होंगे। बदले में मांसाहारी डायनासोर को अपने शिकार के घटने के साथ अपने ही विनाश का सामना करना पड़ा होगा। जबकि एस्टेरॉयड इंपैक्ट हाइपोथेसिस वैज्ञानिक हलकों में एक प्रमुख स्थान रखता है, एक और दावेदार एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करता है। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट लेट क्रिटेशियस पीरियड, जिस दौरान डायनासोर विलुप्त हो गए, तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि की अवधि के साथ मेल खाता है। खासकर पश्चिमी भारत के एक क्षेत्र में जिसे डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है, ये इरप्शंस अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि लावा के कोलोसल आउटपोरिंग्स की एक श्रृंखला थी जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक चली। इन इरप्शंस का पैमाना मानवता द्वारा देखी गई किसी भी चीज से बौना था।
पिघली हुई चट्टान की नदियों की कल्पना कीजिए जो सैकड़ों मील तक बह रही है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इंसिनरेट कर रही है। डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस ने भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किए होंगे। इन गैसों ने गर्मी को ट्रैप कर लिया होगा, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स में तेजी से वृद्धि हुई होगी। अचानक जलवायु परिवर्तन ने डायनासोर की आबादी पर भारी स्ट्रेस डाला होगा, जिससे उनके लिए अडेप्ट करना और जीवित रहना मुश्किल हो गया होगा। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोटों ने जहरीली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज की होगी, जो एटमॉस्फेयर में जल वाष्प के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती होगी। इस एसिड रेन ने पानी के स्रोतों को जहरीला बना दिया होगा और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया होगा, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और बाधित हुए होंगे और डायनासोर के अस्तित्व को खतरे में डाला होगा। डेक्कन ट्रैप्स पृथ्वी के उग्र अतीत का प्रमाण 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है, जो लगभग फ्रांस के आकार का है। डेक्कन ट्रैप्स को बनाने वाले लावा प्रवाह वास्तव में अपने पैमाने में चौंका देने वाले हैं। कुछ इंडिविजुअल फ्लोज सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये फ्लोज भूमि के विशाल क्षेत्रों को पिघली हुई चट्टान के नीचे दबा देते, आवासों को नष्ट कर देते और अकल्पनीय पैमाने पर परिदृश्य को बदल देते। डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस का पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा, जिससे डायनासोर के सामने पहले से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में योगदान हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी चट्टान और राख की परतों के रूप में इन इरप्शंस के प्रमाण पाए हैं, जो डायनासोर के विलुप्त होने के समय के साथ मेल खाते हैं। इन परतों की केमिकल कंपोजिशन इरप्शंस के दौरान रिलीज्ड गैसों और पर्यावरण पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस, हालांकि एस्टेरॉयड इंपैक्ट जितनी अचानक नहीं थी, ग्रह पर लंबे समय तक और विनाशकारी प्रभाव डाला होगा। उन्होंने भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज की होंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एसिडिफिकेशन हुआ होगा। ये परिवर्तन एटमॉस्फेयर में रिलीज जहरीली गैसों और राख के साथ मिलकर डायनासोर सहित कई जीवन रूपों के लिए एक हॉस्टिल एनवायरनमेंट बना दिया होगा। डायनासोर का विलुप्त होना विनाशकारी होते हुए भी अन्य जीवन रूपों के लिए फलने फूलने के अवसर पैदा करता है। प्रमुख रेप्टाइल्स के चले जाने के साथ एक नया युग शुरू हुआ, जहां छोटे जानवर अपने विशाल पूर्ववर्तियों से निरंतर खतरे के बिना विकसित और विविधता ला सकते थे। विलुप्ति की घटना से उबरना धीरे धीरे हुआ। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से बाधित हो गए थे और जीवन को पूरी तरह से ठीक होने में लाखों साल लग गए, लेकिन यह ठीक हो गया। प्रकृति के अविश्वसनीय लचीलेपन का प्रदर्शन करता है। आपदा के मद्देनजर पौधों ने बंजर परिदृश्यों को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। कम प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए फर्न और अन्य लचीले पौधे तेजी से फैल गए। कीड़े, जीवित रहने के वे स्वामी, भी वापस उछल गए। उनकी अनुकूलन क्षमता ने उन्हें बदलते परिवेश का फायदा उठाने की अनुमति दी। इन कठोर जीवों ने एक नई खाद्य श्रृंखला का आधार बनाया, जो जीवित जानवरों को जीविका प्रदान करती है। छोटे स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी, जिनकी संख्या पहले डायनासोर द्वारा नियंत्रण में रखी जाती थी, अब विकसित होने और विविधता लाने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने नए उपलब्ध नेचर्स का लाभ उठाया, नए एडेप्टेशंस विकसित किए और उन आवासों में फैल गए जो कभी विशाल सरीसृपों का प्रभुत्व थे। जबकि डायनासोर गायब हो गए थे, सभी सरीसृपों का अंत नहीं हुआ। कछुए, मगरमच्छ, सांप और छिपकलियों ने तूफान का सामना किया था। उनका लचीलापन उनके अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। ये जीवित सरीसृप खुद को एक बदली हुई दुनिया में पाते हैं। डायनासोर के चले जाने के साथ उन्हें संसाधनों के लिए कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और उन्हें विकसित होने और नए पारिस्थितिक निचेस पर कब्जा करने के अवसर प्रदान किए गए। सांप अपने लचीले शरीर और पूरे शिकार को निगलने की क्षमता के साथ घने अंडरग्राउंड में पनपे। मगरमच्छों घात लगाकर हमला करने में माहिर को नदियों और झीलों में पर्याप्त शिकार मिला। कछुओं ने अपने सुरक्षा कवच के साथ अपना धीमा और स्थिर अस्तित्व जारी रखा। छिपकलियां, एक विविध समूह, विभिन्न आवासों के अनुकूल हो गईं
उनकी चपलता और रंग बदलने की क्षमता ने उन्हें डायनासोर के बाद की दुनिया में फायदे प्रदान किए। ये सरीसृप उत्तरजीवी हालांकि अक्सर अपने अधिक प्रसिद्ध पूर्ववर्तियों की छाया में अनदेखे रहते थे, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे असंख्य रूपों में विविधतापूर्ण हो गए, डायनासोर द्वारा खाली की गई पारिस्थितिक भूमिकाओं को भरते हुए और जीवन के समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करते हुए जो उभरा। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सरीसृपों के युग से स्तनधारियों के युग में संक्रमण। बाद के लाखों वर्षों में स्तनधारी जो कभी किनारे पर चले गए थे प्रमुखता से उठेंगे, जो आज हम देखते हैं अविश्वसनीय विविधता में विकसित हो रहे हैं। लेकिन संक्रमण तत्काल नहीं था। प्रारंभिक पेलियोसीन ईपॉक डायनासोर के विलुप्त होने के तुरंत बाद की अवधि वसूली और प्रयोग का समय था। डायनासोर द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने के लिए अजीब और अद्भुत जीव विकसित हुए। विशाल पक्षी, कुछ उड़ान रहित और शिकारी भूमि पर घूमते थे। उनका आकार उनके आधुनिक वंशजों को बौना बना देता था। स्तनधारी हालांकि अभी भी अपेक्षाकृत छोटे हैं, तेजी से विकसित और विविधतापूर्ण हो रहे थे। दुनिया ठीक हो रहे पारिस्थितिक तंत्रों का एक चिथड़ा थी, प्रत्येक के अपने अनूठे निवासियों के साथ। जलवायु प्रवाह में थी, गर्मी और ठंडी अवधि के साथ आगे विकासवादी परिवर्तन को चला रही थी। यह बड़ी उथल पुथल और अवसर का समय था, एक ऐसा समय जब आधुनिक जीवन के लिए खाका तैयार किया जा रहा था। डायनासोर का निधन जबकि उनके लिए एक त्रासदी थी, स्तनधारियों के लिए अवसरों की दुनिया खोल दी। अब अपने विशाल सरीसृप समकक्षों द्वारा नहीं देखा गया, ये छोटे प्यारे जीव पृथ्वी को प्राप्त करने के लिए तैयार थे। शुरुआती स्तनधारी हालांकि अपने आप में विविध थे, आमतौर पर छोटे और सरल थे। वे कीड़े, बीज और अन्य छोटे शिकार के लिए चारागाह के नीचे भागे, लेकिन इन विनम्र शुरुआत के भीतर महानता की क्षमता थी। डायनासोर के चले जाने के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो गई और स्तनधारी अभूतपूर्व दर से विकसित और विविधता लाने के लिए स्वतंत्र थे। वे जंगलों और घास के मैदानों से लेकर रेगिस्तानों और पहाड़ों तक आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल होते हुए महाद्वीपों में फैल गए। तेजी से विस्तार और विविधीकरण की इस अवधि, जिसे मेसोजॉइक सेनोजॉइक विकिरण के रूप में जाना जाता है, ने प्रमुख स्तनधारी वंशों का उदय देखा, जिन्हें हम आज जानते हैं। स्तनधारियों के शासनकाल के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसा शासनकाल जो अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के उद्भव का कारण बनेगा। सेनोजॉइक युग, जिसे अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है, स्तनधारी विविधता का विस्फोट देखा गया। डायनासोर प्रभुत्व की बाधाओं से मुक्त स्तनधारी हर उपलब्ध जगह को भरने के लिए विकसित हुए। वे आकार में बढ़े, कुछ जैसे शक्तिशाली इंद्रिकोथेरियम पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े भूमि स्तनधारी बन गए। उन्होंने विशेष दांत और पाचन तंत्र विकसित किए, जिससे वे पत्तियों और घास से लेकर मांस और यहां तक कि कीड़ों तक खाद्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का दोहन कर सके। कुछ चमगादड़ की तरह आसमान में ले गए, पंख विकसित किए और हवा में नेविगेट करने की क्षमता विकसित की। अन्य व्हेल और डॉल्फिन की तरह समुद्र में लौट आए, उनके शरीर सुव्यवस्थित रूपों में बदल गए, जो पानी में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। भूमि पर स्तनधारियों ने तेजी से पैरों वाले घोड़ों से लेकर विशाल हाथियों तक, कृपाण दांतेदार बिल्लियों जैसे चालाक शिकारियों से लेकर सामाजिक प्राइमेट तक, जो अंततः मनुष्यों को जन्म देंगे, रूपों की एक चकाचौंध भरी सरणी में विविधता लाई। विकासवादी नवाचार के इस अविश्वसनीय विस्फोट ने ग्रह को बदल दिया, स्तनधारियों को प्रमुख स्थलीय कशेरुक के रूप में स्थापित किया। स्तनधारियों का शासन आज भी जारी है। वे हर महाद्वीप पर कब्जा करते हैं और पृथ्वी पर लगभग हर आवास के अनुकूल हो गए हैं। बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक, स्तनधारी हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हैं। अपने खान पान की आदतों से अपने वातावरण को आकार देते हैं। वे एकांत जीव हैं, मायावी हिम तेंदुए की तरह, और अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जैसे हाथी
जो अफ्रीकी सवाना में घूमते हैं। वे ऊदबिलाव की चंचल हरकतों से लेकर जंगली जानवरों के राजसी प्रवास तक व्यवहारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। स्तनधारियों की कहानी लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और असाधारण विकासवादी सफलता की कहानी है। उन्होंने अनगिनत पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना किया है और पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के सबसे विविध और सफल समूहों में से एक के रूप में उभरे हैं। उनकी कहानी विकास की शक्ति का प्रमाण है और हमारे ग्रह पर सभी जीवन की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। जैसे जैसे स्तनधारियों का शासनकाल जारी रहा, उनके रैंकों के भीतर एक उल्लेखनीय वंश आकार लेने लगा, प्राइमेट। ये फुर्तीले जीव अपने लोभी हाथों और गहरी दृष्टि से पेड़ों में जीवन के लिए उपयुक्त थे। उनके आकार के लिए अपेक्षाकृत बड़े दिमाग थे, जिससे उन्हें अपनी जटिल वृक्षारोपण दुनिया को नेविगेट करने में बढ़त मिली। इन शुरुआती प्राइमेट्स में होमिनॉइड्स के रूप में जाना जाने वाला एक समूह उभरा, जो अपनी पूंछ की कमी और उनके अधिक सीधे आसन से अलग था। यह समूह अंततः दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, गिबन्स और ओरंगुटन्स, जिन्होंने अपनी पेड़ निवास जीवन शैली को पूरा करना जारी रखा, और होमिनिड्स, हमारी अपनी पैतृक रेखा। ये शुरुआती होमिनिड्स, जबकि अपने वानर चचेरे भाइयों के साथ कुछ लक्षण साझा करते थे, उन विशेषताओं को प्रदर्शित करने लगे जो उन्हें एक अद्वितीय विकासवादी प्रक्षेप वक्र पर स्थापित करेंगी। वे अभी भी मुख्य रूप से चौगुनी थे, अपने प्राइमेट पूर्वजों की तरह चारों तरफ घूम रहे थे। हालांकि उनके शरीर रचना में सूक्ष्म परिवर्तनों ने भविष्य में संकेत दिया, जहां सीधे चलना आदर्श बन जाएगा। उनके दांतों और जबड़ों ने भी अधिक विविध आहार के लिए अनुकूलन दिखाया, जो उनके बदलते परिवेश और खाद्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का दोहन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। ये अनुकूलन महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने जंगल की परिचित सीमाओं से आगे कदम रखा। इस अवधि के दौरान अफ्रीकी परिदृश्य नाटकीय परिवर्तनों से गुजर रहा था। जलवायु परिवर्तन के कारण घने जंगलों का सिकुड़ना हुआ, जिससे अधिक खुले घास के मैदानों का रास्ता बन गया। इन बदलते परिदृश्यों ने शुरुआती होमिनिड्स के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत किए। आश्रय और संसाधनों के लिए कम पेड़ों के साथ उन्हें अधिक स्थलीय जीवन शैली के अनुकूल होने की आवश्यकता थी। सीधे चलना एक बार उनकी शारीरिक रचना में संकेतित एकमात्र संभावना तेजी से फायदेमंद हो गई। इसने उन्हें अधिक कुशलता से लंबी दूरी तय करने की अनुमति दी, जिससे उनके हाथों को भोजन, उपकरण या शिशुओं को ले जाने के लिए मुक्त किया गया। द्विपादवाद में यह बदलाव होमिनिड वंश की एक परिभाषित विशेषता, उनके विकास के लिए गहरा परिणाम था। इससे उनकी कंकाल संरचना में परिवर्तन हुए, जिसमें उनके श्रोणी, रीढ़ और पैरों का आकार शामिल है, जिससे सीधा चलना अधिक कुशल और स्थिर हो गया। इसने उनके हाथों को हरकत की बाधाओं से भी मुक्त कर दिया, ठीक मोटर कौशल के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः उपकरणों को सटीक रूप से हेरफेर करने की क्षमता। विपादवाद में संक्रमण ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया, हमारी अनूठी क्षमताओं के विकास और ग्रह पर हमारे प्रभुत्व के लिए मंच तैयार किया। उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता जबकि मनुष्यों के लिए अद्वितीय नहीं है, होमिनिड वंश के उद्भव के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। शुरुआती होमिनिड्स अपने तेजी से निपुण हाथों से अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले सरल उपकरणों का उपयोग करने लगे। उन्होंने नट, हड्डियों को फोड़ने या शवों से मांस निकालने के लिए तेज धार वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया। ये शुरुआती उपकरण हालांकि अल्प विकसित थे, उन्हें नए खाद्य स्रोतों तक पहुंच प्रदान करते थे और चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ाते थे। उपकरणों के उपयोग का उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उपकरणों के चयन, संशोधन और उपयोग के कार्य के लिए दूरदर्शिता, योजना और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है, जो उनके दिमाग के विकास को चलाते हैं। इसने समूहों के भीतर सहयोग और संचार को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने उपकरण बनाने और उपयोग के लिए ज्ञान और तकनीकों को साझा किया। उपकरण के उपयोग, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संपर्क के इस संयोजन ने एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया पाश बनाया, जिससे होमिनिड्स के विकासवादी प्रक्षेप वक्र में तेजी आई और उन्हें उनके प्राइमेट रिश्तेदारों से अलग कर दिया गया। उपकरणों के उपयोग के माध्यम से अपने पर्यावरण को आकार देने की क्षमता मानव विकास की एक पहचान बन जाएगी। अंततः
तकनीकी प्रगति की ओर ले जाएगी जो आज हमारी प्रजातियों को परिभाषित करती है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी निरंतर परिवर्तन, विलुप्ति और नवीनीकरण, अनुकूलन और विकास की कहानी है। डायनासोर के शासनकाल से लेकर मानवता के उद्भव तक हमारे ग्रह ने जीवन रूपों की एक अविश्वसनीय टेपेस्ट्री देखी है। प्रत्येक अपने आसपास की दुनिया को आकार और पूर्ण आकार दे रहा है। डायनासोर का विलुप्त होना, हालांकि एक विनाशकारी घटना, स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है, अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के उद्भव की ओर ले जाता है। यह एक विनम्र विचार है, यह महसूस करना कि हम अपने अस्तित्व के लिए लाखों साल पहले हुई घटनाओं की एक श्रृंखला के ऋणी हैं। जैसा कि हमने अतीत के रहस्यों का पता लगाया है, हमने उन सुरागों को उजागर किया है जो हमें न केवल यह समझने में मदद करते हैं कि हम कहां से आए हैं, बल्कि यह भी कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे ग्रह और उसके निवासियों को आकार देने वाली ताकतें, क्षुद्र ग्रह प्रभावों से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती हैं। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान और भविष्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हम सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता, पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन और हमारे ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व के बारे में सीखते हैं। खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। हर समय नए जीवाश्मों का पता लगाया जा रहा है जो उन अविश्वसनीय जीवों के बारे में अधिक खुलासा करते हैं जो हमसे पहले पृथ्वी पर चले थे। वैज्ञानिक डायनासोर के विलुप्त होने, स्तनधारियों के उदय और मनुष्यों के विकास के बारे में अपने सिद्धांतों को लगातार परिष्कृत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी हमें अतीत में झांकने के लिए नए उपकरण प्रदान कर रही है, प्राचीन वातावरण का पुनर्निर्माण कर रही है और कंप्यूटर एनिमेशन के माध्यम से विलुप्त जीवों को जीवंत कर रही है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे रहस्य अभी तक सुलझने बाकी है। अगर आपको समय के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने पर विचार करें। महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष के सबसे दूर तक प्राकृतिक दुनिया के और अधिक आकर्षक अन्वेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर हमारे ग्रह और उसके अविश्वसनीय इतिहास के अजूबों का पता लगाना, सीखना और आश्चर्यचकित करना जारी रखें।